हो गया ना सभी का? चलो, पहला क्वेश्चन है, कौन कौन शब्द व्याकरणिक आधार पर होगा? कौन 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 शब्द व्याकरणिक आधार पर क्या होगा कह रहा है। ठीक है, कौन शब्द व्याकरणिक दृष्टि से क्या होता है? सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन और कुछ, दो शब्द क्या दर्शाते हैं? सॉरी, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक, कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ गया ना? आपसे कहा यहां कौन कौन आए थे, आपसे क्या कहा? यहां अनिश्चयवाचक नहीं होगा, प्रश्नवाचक। कौन कौन आए थे। अब ये बताओ, इसने क्या करा? प्रश्न चिन्ह तो खड़ा कर ही दिया कौन कौन ने, लेकिन ये किसके बदले प्रयोग में लाया गया बताओ? किसी संज्ञा, राम, सुरेश, रमेश, कोई ना कोई तो होंगे जो कौन कौन आए हैं जिनके बारे में पूछा आपने। क्योंकि संज्ञा के बदले प्रयोग में लाए गए हैं तो क्या होंगे? सर्वनाम। और साथ ही इन्होंने क्या खड़ा कर दिया है? प्रश्न चिन्ह। तो कौन कौन शब्द, वैसे तो कौन शब्द होता है, लेकिन यहां पुनरोक्त शब्द है, मतलब शब्द क्या है? रिपीट हुआ है, तो भी ये क्या रहेगा? सर्वनाम ही रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा सर्वनाम। और कैसा सर्वनाम है ये? प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। ठीक है। दूसरा, पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? पर्वत, पर्वत हम हिमालय को भी बोल सकते हैं, अरावली को भी बोल सकते हैं, विंध्याचल को भी बोल सकते हैं, नीलगिरी को भी बोल सकते हैं, सबको पर्वत बोल सकते हैं ना। तो ऐसा शब्द जो एक तरह के सभी चीजों के लिए प्रयोग में लाया जाता हो, वो क्या होता है? जातिवाचक। समझ गया ना? अगर हम हिमालय कहते हैं तो हिमालय एक पर्टिकुलर स्थान का नाम है, एक व्यक्तिगत स्थान का नाम है, तो हिमालय क्या होता? व्यक्तिवाचक। पर्वत कह दिया तो हिमालय जैसी सभी श्रृंखलाएं आ जाएंगी। हम एंडीज को भी पर्वत कह सकते हैं, रॉकी को भी पर्वत बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या अगर हम रॉकी पर्वतमाला कहेंगे तो रॉकी क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक, क्योंकि वो एक पर्वत का नाम है। ठीक है, तो पर्वत अपने आप में क्या है? जातिवाचक शब्द है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद महान पराक्रमी क्रांतिकारी थे। महान पराक्रमी क्रांतिकारी थे। ठीक है, क्रांतिकारी शब्द क्या है? क्या है? संज्ञा। क्रांतिकारी शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है ना। और चंद्रशेखर आजाद भी क्या है? संज्ञा शब्द है। ये दोनों ही शब्द इसकी विशेषता बता रहे हैं, बता रहे हैं ना। क्रांतिकारी पराक्रमी थे, तो इसका मतलब पराक्रमी क्या हुआ? विशेषण। और पराक्रमी की विशेषता कौन बता रहा है? महान। पराक्रमी भी ऐसे वैसे नहीं, महान पराक्रमी थे। तो महान शब्द क्या होगा? प्रविशेषण। अगला क्वेश्चन है, आपका काम कर दिया गया है, वाक्य में वाच्य होगा। आपका काम कर दिया गया है वाक्य में वाच्य होगा। अब देखो, इसमें पहले इसको, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य यानी कि कर्तावाच्य, और भाववाच्य। ठीक है, अब इस वाक्य को पढ़ो, आपका काम कर दिया गया है। समझ गया ना? आप कौन? यहां पर आप कर्म है। क्या है? कर्म। काम भी क्या है? कर्म है। ठीक है, कर दिया गया है क्या है? क्रिया। तो कर्ता आया कहां बताओ? कर्ता की तो बात ही नहीं करी ना। वाच्य को समझने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले कि उस वाक्य में मुख्य भूमिका में कौन है। आपने कहा राम पत्र लिखता है। अब ये बताओ, इस वाक्य में आपने पत्र की बात करी या राम की? राम की। राम के बारे में बात हो रही है कि राम फलाना काम कर रहा है, हो रही है ना। अगर इसी को ऐसे लिख दो, पत्र राम द्वारा लिखा जाता है। अब बताओ, राम के बारे में बात हो रही है या पत्र के बारे में? पत्र के बारे में। पहले में कर्ता की बात हो रही थी, कर्म गौण था।
अब कर्म की बात हो रही है, कर्ता कौन है, समझ गया ना। यहां कर्ता की बात हो रही थी तो कर्तरीवाच्य, और यहां कर्म की बात हो रही है तो कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वाच्य को ही अंग्रेजी में वॉइस बोलते हैं। ये क्या है, एक्टिव वॉइस, ये क्या है, पैसिव वॉइस, ये क्या है, पैसिव वॉइस, यानी कि क्या, कर्म वाच्य है, क्योंकि इसमें कर्ता है ही नहीं, ये पूरा वाक्य अकर्मक है, सकर्मक वाक्य ही नहीं है, समझ गया ना। अकर्मक है तो निश्चित तौर पर क्या होगा, या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा, ये भाव भी नहीं है, ये क्या है, कर्म, आपका काम कर दिया गया है कह रहा है, समझ गया ना। तो इसमें आप प्रमुख हैं, आप क्या है, प्रमुख, और आप इसमें क्या है, कर्म, क्या है, करने वाले की बात नहीं हो रही है, जिसके लिए काम किया जा रहा है उसकी बात हो रही है। करने वाला कर्ता होता है, जिसके लिए काम किया जाता है वो हमेशा क्या होता है, कर्म होता है, समझ गया ना। आपने कहा गाय ने बछड़े को दूध पिलाया, तो इस वाक्य में गाय क्या है, पिलाने वाली गाय है ना, करता है, बछड़ा क्या है, दूध पिलाने का प्रभाव पड़ रहा है ना बछड़े पर, तो बछड़ा क्या होगा, कर्म होगा, समझ गया ना। तो कुल मिलाकर के जहां कर्म प्रधान हो वहां कर्म वाच्य, और जहां कर्ता प्रधान हो वहां इसमें कर्म ही है, कर्ता तो है ही नहीं, तो इसीलिए क्या आएगा, कर्म वाच्य। अगला क्वेश्चन है, वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है, अमीर होने पर भी सुखी नहीं है, ठीक है। ये तो देखो, वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है, सरल वाक्य हो गया है ये, क्या है, पर लगाने से क्या, दो अलग वाक्य नहीं है। वह अमीर है, वह अमीर है परंतु वह सुखी नहीं है, अब हुआ ये संयुक्त वाक्य, समझ गया ना। वह अमीर है एक वाक्य, वह सुखी नहीं है दूसरा वाक्य, वह अमीर है और सुखी नहीं है, तो ये क्या होगा, संयुक्त वाक्य, समझ गया ना। इसमें तो एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, तो ये क्या होगा, सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है, उसने मोहन को बहुत समझाया किंतु वह नहीं माना, वाक्य में अव्यय होगा, उसने मोहन को समझाया, बहुत समझाया किंतु वह नहीं माना। अब देखो यहां पर उसने मोहन को बहुत समझाया एक वाक्य, वह नहीं माना, जोड़ा किसने है, किंतु ने। जहां पर किसी वाक्य में दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है वहां पर जो अव्यय होता है वो समुच्चय बोधक होता है। दो वाक्यों को जोड़ने वाला अव्यय हमेशा क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है। किसी वाक्य में दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला अव्यय शब्द हमेशा समुच्चय बोधक, यहां किंतु अव्यय शब्द है, यानी कि अविकारी शब्द है, और दो वाक्यों का आपस में क्या, उपवाक्यों का समुच्चय बना रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य छांटिए, राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है, शक होता है, अनुत्तीर्ण होने का शक होता है, नहीं होता ना। राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ये बिल्कुल सही है। भारत में अनेकों जातियां हैं, क्या होना चाहिए, भारत में अनेक जातियां हैं, वचन संबंधी गलती हो गई है। वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा, वह सारे रहस्य प्रकट कर देगा, अनुचित शब्द के प्रयोग की गलती हो गई है, समझ गया ना। और यहां पर शब्द का चयन ठीक नहीं हुआ है, शब्द के चयन संबंधी गलती है, क्या है, वचन संबंधी गलती है, और किसके, अनुचित शब्द के प्रयोग की गलती है, जबकि इसमें कोई गलती नहीं है। गलती का प्रकार पता होना चाहिए, देखो वाक्य शुद्धिकरण के लिए गलती के प्रकार की अगर आपको पता है, जो मैंने आपको व्याकरण में 6 प्रकार के क्या चीजें बता रखी हैं, अगर वो आपके ध्यान में है तो आप वाक्य से गलती निकाल लोगे। कई बार क्या होता है, वाक्य गलत लगता ही नहीं है, 2-3 वाक्य ऐसे लगने लग जाते हैं जो सही है बिल्कुल, समझ गया ना। ऐसे समय में अगर आप अपने क्या फंडों को यूज करोगे तो उनसे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि, परमौषध, परम धन औषध, परम धन औषध, है ना, ये क्या बना है, परमौषध, स्वर संधि, और क्या, औ, समझ गया ना।
और ये क्या है? दुरुपयोग। दु है धन, कैसी संधि? विसर्ग संधि। तप धन वन, तपह धन वन, तपोवन, ये भी क्या है? विसर्ग संधि। स्वयंभू, ये क्या है? इधर भी व्यंजन, इधर भी व्यंजन, तो व्यंजन संधि किसमें है? स्वयंभू। इन दोनों में विसर्ग संधि है, इसमें क्या है? स्वर संधि। तो क्या पूछा है? व्यंजन संधि किसमें है? स्वयंभू में। युद्ध भूमि में समास होगा। युद्ध भूमि को तोड़ो, युद्ध के लिए भूमि। युद्ध भूमि का मतलब क्या है? युद्ध के लिए भूमि, समझ गया ना? के लिए आ गया तो क्या? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष कौन सा समास होगा? तत्पुरुष का कौन सा वाला? संप्रदान। अंदर तक पता होना चाहिए क्या है करके, ठीक है? अगला, भई गति सांप छछुंदर जैसी। भई गति सांप छछुंदर जैसी। सांप और छछुंदर की क्या जो लड़ाई होती है उसमें क्या होता है? कुछ भी श्योर नहीं होता, समझ गया ना? तो एक दूसरे को बचाने भी मारने भी, समझ गया ना? तो उसको बोलते हैं असमंजस जैसी स्थिति होना। क्या होना? असमंजस की स्थिति। ये मुहावरा है, कहावत है। राम बाजार की ओर गया होगा, वाक्य में रेखांकित पद है। रेखांकित पद क्या है? और अव्यय होता है, आपको पता है, लेकिन ये 4 के 4 अव्यय ये 3 अव्यय दे रखे हैं, ये विशेषण है, ठीक है? अब मैंने आपको बताया है जब भी आपके अव्यय के आगे क्या है? कोई कारक चिन्ह। ये अव्यय शब्द है, यहां क्या आ गया है? की। संबंध बोधक कारक चिन्ह आ गया है ना, तो इसका मतलब संबंध क्या है? क्या है ये? संबंध बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय होगा? संबंध बोधक भी नहीं भी आता, कोई भी कारक चिन्ह आ जाता, तब भी क्या होता है? ये जरूरी नहीं कि संबंध बोधक ही आए तभी संबंध बोधक अव्यय होगा। रेखांकित पद है क्या? कैसे होगा समुच्चय बोधक? कैसे होगा क्रिया विशेषण? तो क्या होगा बताओ? क्रिया विशेषण कैसे होगा? और दिशा बता रहा है, स्थान नहीं, समझ गया ना? और क्या बता रहा है? दिशा, स्थान थोड़ी बता रहा है, समझ गया ना? और वैसे भी मैंने आपको क्लियर कट बता रखा है क्या, अगर किसी भी क्या अव्यय शब्द के आगे क्या है? कारक चिन्ह आए, समझ गया ना? तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या होगा वो? संबंध को बोधक अव्यय होगा, ठीक है? चलो, निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया शब्द है। सकर्मक क्रिया शब्द, अब देखो केवल शब्द ही दे रखा है, वाक्य में नहीं दे रखा है। वाक्य में तो आसान हो गया है छांटना, क्योंकि हमें पता है कि इसमें कर्म है तो सकर्मक, और कर्म नहीं है तो अकर्मक, क्योंकि हम कर्म पहचानने लग गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? परंतु क्या, यहां तो शब्द ही शब्द दे दिए हैं। अब इन शब्दों में से ये देखो, लेटना स्वतः क्रिया, छूटना स्वतः क्रिया, पिघलना स्वतः क्रिया, तो ये सारी क्या है बताओ? अकर्मक क्रिया है। ये किसी के द्वारा करवाई गई प्रेरणार्थक क्रिया है ना, ये तड़पाना, समझ गया ना? तो इसके लिए कर्म की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होगी। इनमें अनिवार्यतः कर्म की आवश्यकता नहीं है, जबकि इसमें अनिवार्यतः क्या है? कर्म की आवश्यकता है। इसीलिए यही शब्द क्या होगा? सकर्मक क्रिया शब्द होगा। बाकी अकर्मक क्रिया शब्द हैं स्वतंत्र रूप से। अब इनके साथ कुछ क्रिया कर्म ले आओगे तो फिर ये क्या बन जाएंगे? सकर्मक बन जाएंगे। स्वतंत्र रूप से ये सब क्या है? अकर्मक है। यही मात्र क्या है? एक सकर्मक है। क्यों? क्योंकि ये स्वतः होने वाली क्रिया है, देख लो। और ये क्या है? हाँ, किसी के द्वारा संचालित करवाई गई क्रिया है, समझ गया ना? इसीलिए ये क्या है? सकर्मक क्रिया शब्द है। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित क्या होगा बताओ? क्या होगा? प्रत्याशित भी आपके क्या लगाने पर? प्रत्यय लगाने पर। अप्रत्याशित शब्द में 2 प्रत्यय हैं, पहला अ फिर प्रत्यय।
समझ गया ना। मूल शब्द है क्या? आशा। मूल शब्द क्या है? आशा से बना है, अप्रत्याशित। आशित, आशा से क्या बना? आशित। समझ गया ना। आशित से क्या बना? प्रत्याशित। प्रत्याशित से क्या बना? अप्रत्याशित। मूल शब्द क्या है इसमें? आशा होगा। क्या होगा? आशा मूल शब्द है। समझ गया ना। इसमें तो कई प्रत्यय लगे हैं, एक प्रत्यय थोड़ी है। समझ रहे हो? ये पूरा शब्द पैदा ही किससे होता है? आशा शब्द में जोड़ जोड़ के पैदा हुआ है। इसीलिए हम तो मूल शब्द की बात कर रहे हैं, धातु की बात। समझ गया ना। तो इस शब्द की धातु क्या है? आशा है। इसी से पूरा शब्द बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जहां शब्दों की पुनरोक्ति होती है वहां कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? पुनरोक्ति मतलब जहां शब्द, जैसे आप कहते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, पुनरोक्ति हो गई। बीच में क्या लगेगा? योजक चिन्ह। क्या लगेगा? योजक चिन्ह। ठीक है। अगला, प्रेस विज्ञप्ति कितने प्रकार की होती है? प्रेस विज्ञप्ति कितनी होती है? दो। प्रेस नोट और प्रेस कम्युनिक। प्रेस नोट और प्रेस कम्युनिक दो प्रकार की है ना प्रेस विज्ञप्ति। लिखा है पिछले हफ्ते ही तो हुआ है आपका प्रेस, ये आपके पत्र। समझ गया ना, जो भी आपकी ड्राफ्टिंग का है। ग्रथित शब्द का सही विलोमार्थक होगा। ग्रथित का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना। ग्रथित का मतलब इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने का विलोम क्या होगा? फैला देना, विकीर्ण। क्या होगा? विकीर्ण। समझ रहे हो? अब सरल भी था पेपर, कठिन भी था। सरल इसलिए था कि अधिकतम सरल थे, ऐसा ही होता है। समझ गया ना। और 4 अगर गलत हो गए तो निपट जाते हो फिर 16 से नीचे नीचे। समझ गया ना। तो यही तो चीज है। समझ गया ना। कई बार ये होता है कि हम सरल सारी चीजें कर पाते हैं लेकिन कठिन में से कुछ भी नहीं कर पाते। समझ गया ना। तो वहां पर क्या होता है? अचानक हमारी परसेंटेज गिर जाती है। गिरनी नहीं चाहिए किसी भी। आप लोगों को तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि हिंदी 90%। आप 20 में से 18 लाने की क्षमता डेवलप करो। 100 का पेपर है तो कितने की? 90 लाने की क्षमता डेवलप करो, क्योंकि लाए जा सकते हैं हिंदी। समझ गया ना। यही क्या है? चाबी है उत्तराखंड में सिलेक्शन पाने की। ठीक है। बाकी अगर आप हिंदी नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम हो, तो आपको एसएससी की तैयारी करनी चाहिए, सीजेएल की। इंग्लिश बहुत आपकी स्ट्रांग है तो, मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है। या इंग्लिश स्ट्रांग है तो आपको बैंकिंग की तैयारी करनी चाहिए, वहां आपको काफी एडवांटेज मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरे से ऐसे ही फोन आते हैं कि सर हिंदी तो हमें आती ही नहीं, कैसे होगा? समझ गया ना। हिंदी नहीं आती है तो या तो पढ़ के सीख लो, या फिर कैसे होगा नहीं, फिर क्योंकि हिंदी के कोई विकल्प नहीं है ना आपके पास। या है? बताओ। नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं कि हिंदी एक तरफ 20 तरफ की हिंदी दी हो, दूसरी तरफ क्या बाइलिंगुअल भी नहीं होती। हिंदी वाला 20 नंबर का हिंदी में ही होता है, बाकी 80 नंबर तो बाइलिंगुअल होता है ना। इधर अंग्रेजी में होगा पेपर, एक क्वेश्चन, वही क्वेश्चन इधर हिंदी में होगा। हिंदी का क्या विकल्प है? कुछ नहीं। हिंदी तो हिंदी है भाई, वो हिंदी में आनी चाहिए, उसका अंग्रेजी में थोड़ी देगा आपको, है ना। आपको हिंदी सीखनी ही पड़ेगी। समझ गया ना। और हिंदी कुंजी है, आप ये जान के चल लो। समझ गया ना। अगर आपका 100 नंबर के पेपर में कोई समूहों का पेपर दे रहे हो, 100% आपके अगर नंबर हैं, अगर इसमें से आप 80 वाले को छोड़ दो, इस 20 वाले में से 18 ले आए, समझ गया ना, तो इस 80 में से, ठीक है, 55 के करीब आपके नंबर आ गए तो आप सिलेक्ट हो जा रहे हो 70 प्लस में। किसी ना किसी जगह हो ही जाएगा। नहीं हो रहा? बताओ। कहीं 80 जाएगी तो कहीं 72 भी तो जा रही है, मेरिट नहीं जा रही। मतलब आप इस स्थिति में आते हो कि कर लेते हो। समझ गया ना। क्योंकि इस 80 में से भी तो 40 नंबर का उत्तराखंड है और 40 नंबर का जीएस और रीजनिंग है। रीजनिंग वाला 10 में से 8 भी किया जा सकता है, 10 भी किया जा सकता है। समझ गया ना। 2-3 जोन आप अपने पास इतने स्ट्रांग होने चाहिए, इतने मजबूत होने चाहिए कि वहां से नंबर ना हिलने पाए। समझ गया ना। जैसे आप मान लो रीजनिंग आपकी ठीक है, हिंदी ठीक है, 30 नंबर में से अगर आप 28 के करीब ले आते हो, समझ गया ना, तो 70 में से फिर 85 नंबर लाने होते हैं। आप मेरिट में होते हैं हर कहीं।
अपनी कैलकुलेशन ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि 70 में से 50 क्या है, एक एवरेज स्कोर है या नहीं है बताओ? 70 में से 50 क्या है, एवरेज स्कोर है। कितना परसेंट हुआ? 7 सत्ते 49, बचा कितना, एक 70%। एवरेज ही तो कहोगे, नहीं 71%, 72% एवरेज स्कोर ही है, क्योंकि यहां पर आपने 90 प्लस स्कोर कर रखा है, तो बहुत आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, समझ गया ना? क्योंकि 28 ये 50 ये ले आए तो 78 हो जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं तो आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, सीधी सी बात है। या उत्तराखंड को इतना स्ट्रांग कीजिए कि 40 में से 35 के आसपास आप पहुंच जाते हो, समझ गया ना? 40 में से 35 वहां उठा लिया आपने, 15-16 नंबर हिंदी में उठा लिए, 50 प्लस हो गया, समझ गया ना? अब अगले जो आपके क्या है 40 हैं, उसमें से अगर आप 25, 28, 30 तक भी ले आए, समझ गया ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई ना कोई क्षेत्र अपना इतना मजबूत होना चाहिए, समझ गया ना, जिससे कि आपको क्या अदर जगह से एवरेज भी आ जाए तो आसानी से आप सिलेक्ट हो सको, समझ गया ना? ये रणनीति बनानी पड़ेगी आप लोगों को, समझ गया ना? अगर आप सोचते हो कि सब चीज थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो हो जाएगा, समझ गया ना, थोड़ा थोड़ा करके सब चीज से नहीं होगा। कोई चीज आपकी लगभग 40-50% चीज आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वहां से नंबर ना जाने पाए, और आधी चीजें आपकी एवरेज में है तो सिलेक्शन हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति कितने तरह की होती है? ग्रथित का शब्द का क्या हो गया विलोमार्थक? विकीर्ण। बादलों का समूह के लिए एक शब्द होगा, क्या बोलते हैं? घटा। क्या बोलते हैं बादलों के समूह को? घटा घेराई, ठीक है। कौन सा एक अर्क का अनेकार्थी नहीं है? अर्क, सत्व, सूर्य, बुध, तांबा। सत्व भी अर्क का अर्थ है, सूर्य भी अर्क कहलाता है, तांबे का जल देना वाला पात्र होता है उसे भी क्या बोलता है? अर्क। बुध नहीं है, इसमें से बुध नहीं है। परिमल किसका पर्यायवाची है? परिमल, सुगंध का। परिमल किसका है? सुगंध, खुशबू, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? परिमल। अगला क्वेश्चन है, कल ही तो लिखा है तुम्हें, कौन सा एक वर्ण दंत्योष्ट है? दो दंत भी और ओष्ठ भी। म, म क्या होता है? अनुनासिक्य। क्या होता है? अनुनासिक्य। वैसे तो ओष्ठ है लेकिन अनुनासिक्य भी है। र क्या है? र अंत्यस्थ। ल क्या है? अंत्यस्थ। वह क्या है? अंत्यस्थ। लेकिन वह बोलते समय जो आपका नीचे का होंठ होता है वो दांतों को टच करता है, इसलिए दांत भी काम कर रहे हैं और होंठ भी काम कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या होगा? दंत्योष्ठ। क्या होगा? दंत्योष्ठ।